रहीम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी ग्राइंडिंग चैप्टर 28 को। अगर हमने किसी भी सोल्यूट को चेक करना है कि वो कितना फिल्टर आउट हो रहा है तो बहुत आसान काम है। शर्त सिर्फ ये है कि वो फ्रीली फिल्टर्ड सोल्यूट होना चाहिए। अगर कोई फ्रीली फिल्टर्ड सोल्यूट हो तो पहले हम देखते हैं कितना प्लाज्मा फिल्टर आउट हो रहा है यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि प्लाज्मा में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मल्टीप्लाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन से हमें पता चलेगा टोटल कितना सोल्यूट फिल्टर आउट हुआ है। डन होगी बात। अच्छा, फिर टोटल कितना सोल्यूट यूरिन में एक्सक्रीट हुआ है उसके लिए हम कहेंगे भाई फिल्टर आउट इतना हुआ है प्लस इतना सिक्रीट हुआ है, ठीक है, माइनस इतना रीअब्सॉर्ब हो गया है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें पता चलता है यूरिनरी एक्सक्रीशन इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन माइनस ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक होगी बात। अच्छा, यहाँ पे वो क्वांटिटेटिवली बात करते हैं कि मिसाल के तौर पे आपके पास 100 ml जो फिल्टर आउट हुआ, 99 ml रीअब्सॉर्ब हो गया, सिर्फ 1 ml रह गया जो कि यूरिन में एक्सक्रीट हुआ। तो अगर देखा जाए एक्सक्रीशन है 1 ml जबकि रीअब्सॉर्प्शन 99 ml, फिल्ट्रेशन 100 ml, तो फिल्ट्रेशन और रीअब्सॉर्प्शन क्वांटिटेटिवली एक्सक्रीशन से बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर होगी बात। किसी भी सोल्यूट को अगर हमें रेगुलेट करना हो तो हम उसकी रीअब्सॉर्प्शन को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 100 ml आया, अगर हमने रीअब्सॉर्प्शन 99 की बजाय 90 कर दी तो 10 ml एक्सक्रीट हो जाएगा, और अगर हमने रीअब्सॉर्प्शन 99 की बजाय 99.5 कर दी तो सिर्फ 0.5 ml आपके पास एक्सक्रीट हो सकेगा। तो किसी भी चीज़ की अगर हमने रेगुलेट करना हो एक्सक्रीशन को तो हम अपने आराम से रीअब्सॉर्प्शन को चेंज कर लेते हैं और वो चीज़ रेगुलेट हो जाती है। यहाँ पे मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स उन्होंने बताई हुई हैं। यूरिया खटन वगैरह को ज़्यादातर हम वेस्ट करते हैं, कुछ चीज़ों को हम बचा लेते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल चीज़ें हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रीअब्सॉर्प्शन किस किस तरह से होती है। ये ट्यूबुलर जो रीअब्सॉर्प्शन है किस किस तरह से हो रही है। इसमें आपके पास एक्टिव मैकेनिज्म भी होते हैं, पैसिव भी, यानी कि एनर्जी के इस्तेमाल से भी हम चीज़ों को लेकर जाते हैं और एनर्जी के इस्तेमाल के बगैर भी चीज़ों को लेकर जाते हैं। लेके कहाँ जाते हैं? सबसे पहले जारी बात है हम ट्यूब्यूल से निकालेंगे रीनल इंटरस्टिशियम में और फिर रीनल इंटरस्टिशियम से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में डाल लेते हैं हम। ऑलराइट जी, क्या क्या फोर्स होती है देखिएगा। पहली बात तो ये, कोई भी चीज़ अगर आपने रीअब्सॉर्ब करनी है, यहाँ पे ट्यूबुलर ल्यूमेन से रीअब्सॉर्ब करनी है तो वो दो तरीकों से जा सकती है। नंबर 1 सेल के अक्रॉस जिसको हम कहते हैं ट्रांससेलुलर पाथवे, नंबर 2 सेल्स के बीच में से जिसको हम कहते हैं पैरासेलुलर पाथवे। खास तौर पर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होती है उसके सेल्स के बीच में टाइट जंक्शन इतने टाइट नहीं होते, इसलिए वहाँ पे पैरासेलुलर पाथवे भी काम कर रहा होता है। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है किस तरह से है? सीधी सी बात है, दो तरह की एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अगर तो आप एटीपी यूज करके किसी चीज़ को लेकर जा रहे हैं तो वो होगी आपके पास प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और अगर किसी जाते हुए सब्सटेंस के साथ कोई चीज़ जा रही है तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वो भी हम देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले देखते हैं सोडियम को। सोडियम जाने वाली ये जो आपके पास है ना बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप लगा हुआ होता है जो कि सोडियम को सेल से निकाल लिया जाता है। जब सोडियम सेल से निकलता है तो सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो गई, जाहिर सी बात है फिर लुमेन से पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सोडियम यहाँ पे आ जाएगा। तो सोडियम के यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट। किसी भी सोल्यूट में उसकी टोटल रीअब्सॉर्प्शन में अगर कहीं भी एनर्जी यूज हो रही है, चाहे इस मेम्ब्रेन पे चाहे इस मेम्ब्रेन पे हो जाए, कहीं भी पूरे प्रोसेस में कहीं भी एनर्जी यूज हो रही है तो हम कहते हैं इसकी एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हुई है। ठीक है, तो सोडियम के केस में बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे एनर्जी यूज हुई है, यानी बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो हम कहते हैं सोडियम की एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है। तो ये हमने देख लिया सोडियम की प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें हमने देखा सोडियम अंदर भी आ रहा है एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन के तहत, पोटेशियम बाहर जा रहा है, यहाँ भी एक्टिव प्रोसेस रोल में। इसी तरह कैल्शियम एटीपीएस पंप भी होते हैं, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप भी होते हैं, इस तरह के मुख्तलिफ पंप्स होते हैं। ठीक है, हम क्यों इसको एक्टिव कहना भाई, यहाँ पे एटीपी यूज हो रही है और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा होता है सोडियम, यानी कि सेल के अंदर कम कंसंट्रेशन है, बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, फिर भी हम बाहर और से और सोडियम भेजते चले जा रहे हैं। कई दफ़ा चार्ज के भी अगेंस्ट भेजते हैं, जिस तरह के मिसाल के तौर पर बात है जब इस तरफ आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा दी है, ये पॉजिटिव सोडियम को बाहर निकालते गए तो सेल अंदर से होगा नेगेटिव। ठीक है, जब सेल नेगेटिव होगा तो लूमेन में मौजूद पॉजिटिव सोडियम को शर्म आएगी और वो पॉजिटिव सोडियम पैसिव ट्रांसपोर्ट के तहत इस नेगेटिविटी की तरफ आ जाएगा। जाहिर बात है पॉजिटिव है तो नेगेटिविटी की तरफ आएगा। तो यहाँ वाला जो सोडियम है ये आपके पास पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रहा है और ये वाला सोडियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहा है। ओवरऑल हम कहेंगे एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम हो रही है। ये बात हो गई। फिर देखिएगा जो लुमिनल मेम्ब्रेन है ना वो ब्रश बॉर्डर होता है। ब्रश क्यों होता है? ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जा सके और मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन की जा सके। ये चीज़ बहुत सिंपल है। उसके बाद आती है हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। सेकेंडरी एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में होता है बेसिकली क्या है, हम किसी और सोल्यूट की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने देखा अंदर नेगेटिविटी भी है तो सोडियम नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। उसके अलावा अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और ल्यूमेन में सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अब सोडियम को सेल के अंदर धकेलने वाली दो चीजें, नंबर 1 चार्ज, नंबर 2 कंसंट्रेशन डिफरेंस। इन दोनों चीजों की वजह से सोडियम चाहेगा कि वो अंदर जाए, वो बेताब है अंदर जाने के लिए। हम सोडियम से कहते हैं कि भाई अगर आप जा ही रहे हो, सोडियम ही अगर आप जा ही रहे हो तो ऐसे अकेले तो ना जाओ। तो हमारे पास कुछ को ट्रांसपोर्टर होते हैं जिनको कहते हैं SGLT। ये आप देखते हैं ये को ट्रांसपोर्टर है। ये कहते हैं सोडियम भाई ठीक है मैं आपको लेकर चला जाऊंगा लेकिन साथ ग्लूकोज को लगाओ, तो ग्लूकोज भी चला जाता है। हालांकि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं था, अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा ही थी, तो हम ग्लूकोज को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ले गए। क्यों? क्योंकि सोडियम जाने के लिए बहुत बेताब था। इसने SGLT को मजबूर किया कि उस तरह चीजों को ले जाए, तो ग्लूकोज सोडियम के साथ को ट्रांसपोर्ट के तहत चला गया। ये हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल है। हमारे पास SGLT1 भी होती है, SGLT2 भी। 90% ग्लूकोज रीअब्सॉर्प्शन SGLT2 के मुताबिक होती है, बाकी 10% SGLT1 से होती है। उसके अलावा जब ग्लूकोज आपके सेल के अंदर आई जाएगा तो जाहिर बात है सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गई। अब बेसोलेटरल साइड पे आपके पास चैनल्स होते हैं, ग्लूकोज चैनल जिनको कहते हैं ग्लट।
ठीक है, ग्लट 1 भी होता है, ग्लट 2 भी। अब ये ग्लूकोज चैनल आपके ग्लूकोज को यहाँ से निकाल देते हैं इंटरस्टिशियम में, फिर इंटरस्टिशियम से आगे ग्लूकोज चला जाएगा ब्लड में। तो ये हमने देखा ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन होगी सोडियम के साथ साथ, ठीक है। यहाँ पर देखे ग्लट 1 भी होता है, ग्लट 2 भी। उसके अलावा सोडियम इसी तरह अमाइनो एसिड को भी अपने साथ लेके जाता है। एक और आपके पास को ट्रांसपोर्टर होता है, वो कहता है भाई सोडियम अगर तुमने जाना ना तो फिर अमाइनो एसिड को भी लेके जाओ। वो कहता है चलो ठीक है ले जाता हूँ भाई, मैंने जाना ही जाना है, क्योंकि जाहिर बात है अंदर चार्ज भी नेगेटिव है, सोडियम ने जाना है, और अंदर कंसंट्रेशन भी सोडियम की थोड़ी सोडियम ने जाना है। तो सोडियम की बेताबी को इस्तेमाल करते हुए हम अमाइनो एसिड को भी लेके, ये भी आपके पास को ट्रांसपोर्ट ही की एग्जांपल है। फिर आता है सेकेंडरी एक्टिव सिक्रीशन इनटू द ट्यूब्यूल्स। कुछ सिक्रीशंस भी ऐसी होती है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे को काउंटर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये क्या करती है, ये कहती है भाई सोडियम अगर तुमने अंदर आना है ना तो खैर है आ जाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर आते हुए मैं एक सोडियम को बाहर निकाल दूँ, सॉरी एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूंगी, ठीक है। अब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, तो हाइड्रोजन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, क्यों? सोडियम की बेताबी की वजह से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो ये कहलाता है काउंटर ट्रांसपोर्ट, जिसमें सोडियम अंदर जा रहा है और हाइड्रोजन बाहर आ रहा है, और हाइड्रोजन सोडियम की ही एनर्जी यूज करते हुए बाहर आ रहा है। उसके अलावा पिनोसाइटोसिस आपको पता है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है, और किसी भी चीज़ को अपने अंदर वो इन्वेजिनेशन के थ्रू होता है, इसमें भी एनर्जी यूज हो रही है, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अच्छा, उसके बाद है ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। कोई भी सोल्यूट कितना ट्रांसपोर्ट हो सकता है उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। अगर अब मिसाल के तौर पे एक सोल्यूट है, वो हम कहते हैं जी 1 मिनट में 10 ग्राम्स तक रीअब्जॉर्ब हो सकता है। अगर तो उसकी फिल्ट्रेशन हो रही है 5 ग्राम्स तो हम सारा रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं, अगर 7 ग्राम हम रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन अगर 11 ग्राम फिल्टर आउट होना शुरू हो गया तो हमारी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम 10 ग्राम्स थी, बाकी 1 ग्राम जो आपका फिल्टर आउट हो रहा है वो यूरिन में ज़ाया होना शुरू हो जाएगा। तो यही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पहले आपके पास फिल्ट्रेशन बढ़ रही थी, हम रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ाई जा रहे थे, लेकिन एक वक्त आया कि फिल्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई, हमारी रीअब्जॉर्प्शन बस उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। जब रीअब्जॉर्प्शन मजीद नहीं बढ़ सकती तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से अब उस सब्सटेंस की एक्सक्रीशन इंक्रीज करना शुरू हो गई है। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम पूरा अचीव होने से पहले ही थोड़ी सी एक्सक्रीशन शुरू होती है, क्योंकि कुछ नेफ्रॉन यहाँ पे नखरा करते हैं। ऑल राइट, कुछ सब्सटेंसेस के लिए तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम होती है, जिसकी एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने दी हुई है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम इस तरह से नहीं होती, वो डिपेंड कर रहे होते हैं ग्रेडियंट पे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा कि वो कितने रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि वो कितने रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। अच्छा, फिर किसी सब्सटेंस को ट्यूब्यूल्स में से गुजरने का कितना टाइम मिलता है, इस पर डिपेंड करेगा वो कितने रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। ज़्यादा टाइम मिलेगा ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, थोड़ा टाइम मिलेगा तो हो बस हम इतने ही रीअब्जॉर्ब हो सकते थे। कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ की कैपेसिटी चलो होगी 10 ग्राम्स की, लेकिन उसको टाइम ही थोड़ा मिलता है, आमतौर पे मैक्सिमम 2 ग्राम्स ही हो पाता है, ठीक है। या परमिबिलिटी थोड़ी है, आमतौर पे सिर्फ 3 ग्राम्स हो पाता है। तो यानी कि उस सब्सटेंस की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन पर डिपेंड कर रही थी मुख्तलिफ फैक्टर्स पे। इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट। इस केस में आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम नहीं होता, इन पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन मुख्तलिफ चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। आप डिपेंड कर सकती है, हो सकता है आप सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो थोड़े बहुत रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन रीअब्जॉर्ब होकर बैक लीक कर गए, वापस आ गए। ठीक है, बदतमीजी है भाई। ये जैसे बता रहे हैं सोडियम बैक लीक कर सकते हैं, क्यों बैक लीक कर सकते हैं? हो सकता है यहाँ पे जो सेल्स थे उनके दरमियान में टाइट जंक्शन जितने मजबूत नहीं है, या फिजिकल फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, हम सोडियम को बहुत वापस की तरफ खींचते हैं, वापस आ जाता है। और भी फैक्टर है, जिस तरह मिसाल के तौर पे हार्मोन होते हैं। अब आपको पता है एल्डोस्टेरोन जो होता है वो आपकी रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है सोडियम की। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे इन पर्टिकुलर कोई लिमिट नहीं है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं होता या बस इस तरह से। यहाँ पे भाई फैक्टर्स की बेस पे लिमिट्स होंगी। ओके, उसके बाद आती है वाटर। वाटर जो है वाली पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, इसकी ऑस्मोसिस के थ्रू होती है। क्यों? आपने सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर लिया, माइनस को रीअब्जॉर्ब कर लिया, ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर लिया। जब इतना सोल्यूट्स को रीअब्जॉर्ब कर लोगे तो सारी बात है यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत इंक्रीज कर गई, यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत डिक्रीज कर गई। और वाटर की ऑस्मोसिस होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। तो वाटर आराम से ऑस्मोसिस के तहत फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन चला जाएगा। और आपके पास जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में वाटर के लिए चैनल्स भी हैं जिनको हम एक्वापोरेंस कहते हैं। तो इन चैनल्स की वजह से वाटर आराम से चला जाता है। और चैनल्स के अलावा सेल्स के दरमियान में से भी वाटर जा सकता है, यानी कि टाइट जंक्शन में से भी वाटर जा सकता है। खास तौर पर जो आपके पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होती है तो बहुत ज़्यादा वाटर यहीं पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जितना वाटर फिल्टर हुआ था ना उसमें से ऑलमोस्ट 65% वाटर यहीं पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और वाटर अपने साथ साथ कुछ ना कुछ सोल्यूट्स को भी भाग के ले जाता है, जिसको हम नाम देते हैं सॉल्वेंट ड्रैग, कि भाई वाटर जा रहा था कुछ ना कुछ सोल्यूट्स को भी अपने साथ ले गया। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में देख लिया। उसके अलावा ये जो है आपके पास थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप फंडे, यहाँ भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है। फिर थिक असेंडिंग लिम्ब, यहाँ रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। फिर आपके पास आता है ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कनेक्टिंग डक्ट्स, कलेक्टिंग डक्ट्स। इन सारी जगहों पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन एडीएच पे डिपेंड कर रही होती है। अगर एडीएच होगा तो इनकी मेम्ब्रेन वाटर के लिए परमेबल होंगे, यानी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। अगर एडीएच नहीं होगा तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन उस तरह से नहीं हो सकेगी। क्यों? क्योंकि एडीएच जो है ना वो आमतौर पे इन सेल्स के ऊपर एक्वापोरेंस लगा देता है। एक्वापोरेंस का मतलब है वाटर के चैनल्स बनाया था, वाटर की परमिबिलिटी बनाया था। एडीएच नहीं होगा तो परमिबिलिटी नहीं होगी, एडीएच होगा तो परमिबिलिटी होगी। ये आगे हम डिटेल के साथ भी देखेंगे। क्लियर होगी बात?
हमने देख लिया जी किस तरह से सोडियम जाता है, किस तरह ग्लूकोज जाता है, किस तरह से अमाइनो एसिड जाते हैं, किस तरह से वाटर जाता है, उसके बाद देखते हैं किस तरह से क्लोराइड जाता है। भाई सीधी सी बात है, आप सोडियम को रीअब्सॉर्ब करते चले जा रहे हो, यानी कि पॉजिटिव चीज़ को रीअब्सॉर्ब करते चले जा रहे हो, पॉजिटिव चीज़ लुमेन से निकल रही है निकल रही है निकल रही है। जब लुमेन से इतनी पॉजिटिव चीज़ निकलेगी तो लुमेन बेचारा नेगेटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव क्लोराइड लुमेन में पड़ा हुआ है, इस नेगेटिव क्लोराइड को शर्म आएगी कि यार अंदर सोडियम पॉजिटिव जाई जा रहा है, यानी कि उस तरफ पॉजिटिविटी होती चली जा रही है और ये साइड नेगेटिव है, तो मुझे नेगेटिव होने के नाते उस तरफ जाना चाहिए। तो क्लोराइड भी सोडियम के साथ रीअब्सॉर्ब हो जाता है। क्यों? नंबर एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। नंबर दो, जब आपने एक ट्यूब्यूल में से वाटर को रीअब्सॉर्ब करते गए तो बाकी क्लोराइड हिसाब लगाएगा कि सारे जा रहे हैं, मेरी कंसंट्रेशन तो बढ़ती चली जा रही है यहाँ पे, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से भी क्लोराइड जाना शुरू कर देगा। दो वजह होगी। तीसरी वजह ये है कि जब सोडियम जा रहा होता है, आपको पता है सोडियम तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से जाना ही जाना है उसने अंदर, कभी ग्लूकोज को साथ लेके जा रहा है, कभी अमाइनो एसिड को साथ लेके जा रहा है। जब ज़्यादातर ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जा चुके हैं तो फिर सोडियम कहता है चलो यार मेरे साथ क्लोराइड ही आ जाए, तो क्लोराइड सोडियम के साथ भी चला जाता है को ट्रांसपोर्ट के तहत। तो हमने देख लिया क्लोराइड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वजह से जाता है और सोडियम के साथ चला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूरिया। यूरिया का जनाबे वाले याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती क्योंकि ये वेस्ट है, लेकिन कुछ जगहों पे हो भी रही है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल वगैरह में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा बन रहा है, जारी बात है जब सारा कुछ अब रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं यूरिया को नहीं कर रहे तो यूरिया की कंसंट्रेशन बहुत इंक्रीज कर जाएगी, तो थोड़ा बहुत ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू चला जाता है। उसके अलावा जो आपकी मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स है ना, कलेक्टिंग डक्ट का वो है जो कि मेडुला में जाता है, वहाँ पे आपके पास यूरिया ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि यूरिया को रीअब्जॉर्ब करते हैं। चैप्टर 29 में देखेंगे क्यों। ओके जी। तो क्रेटिनिन को देखिएगा, क्रेटिनिन भी वेस्ट है, इसको हम तकरीबन कहीं भी रीअब्जॉर्ब नहीं करते कि भाई ये बॉडी से निकल जाए, हमने रीअब्जॉर्ब नहीं करना। वेरी गुड। अच्छा जी, फिर एक जगह पे हम स्टडी करते हैं क्या क्या कुछ हो रहा है। जिस तरह पहले हम स्टडी करेंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्प्शन को। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में मैंने आपको बता दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होनी है, सोडियम की ये जो एटीपी वाला रीअब्जॉर्प्शन है ये बहुत ज़्यादा होनी है, इसलिए प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी तो ताकि एटीपी बने और हम एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर सकें। उसके अलावा चूँकि आप देखते हैं सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ग्लूकोज की, अमाइनो एसिड्स की, वाटर की, इतनी सारी चीज़ों की, तो ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, इसलिए इसकी जो लुमिनल साइड होती है वो ब्रश बॉर्डर होती है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज की जा सके और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन की जा सके। दो बातें हो गई। तीसरी बात, चूंकि आप देख रहे हैं कि सोडियम जा रही है, सोडियम से ग्लूकोज भी लेकर जानी है, ये सारा कुछ, तो ये SGLT और इस तरह की बहुत सारी कैरियर प्रोटीन होनी चाहिए ना, तो हम देखते हैं कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की जो लुमिनल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे आपके पास प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, को ट्रांसपोर्ट के लिए भी और काउंटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी, को ट्रांसपोर्ट के लिए भी और काउंटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी। ये 3-4 बातें हमें पता चल गई। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत होगा, एक्सटेंसिव ब्रश बॉर्डर होगा और उस ब्रश बॉर्डर में बहुत सारे प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल्स भी होंगे। ये बातें क्लियर थी। अच्छा, उसके अलावा देखिएगा ये जो सोडियम है ना, जब ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में से गुजर रही होती है तो शुरू में ये कहती है यार मैं अपने साथ ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को लेके जाऊंगी क्योंकि इनको ले जाना बहुत जरूरी है। जब ग्लूकोज और अमाइनो एसिड ज़्यादा चले जाते हैं फिर ये कहती है चलो यार मेरे साथ क्लोराइड वगैरह भी आ जाए। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के जो लेटर हाफ है वहाँ पे क्लोराइड वगैरह की रिएक्शन ज़्यादा होती है, शुरू में क्लोराइड वगैरह की रिएक्शन नहीं होती, हम ग्लूकोज और अमाइनो एसिड पर तवज्जो दे रहे होते हैं। तो अगर क्लोराइड को देखा जाए तो शुरू में उसकी रिएक्शन कम हो रही है, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती चली जाएगी और यहाँ पे जाकर फिर उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी नॉर्मल होगी क्योंकि अब उसकी भी रिएक्शन शुरू हो गई है। गुड हो गई बात। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट अलोंग द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, किस सोल्यूट की कंसंट्रेशन किस तरह से चेंज करेगी। जारी बात है अगर कोई सोल्यूट उतना ही रीअब्सॉर्ब हो जितना वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी जैसा कि सोडियम। अगर कोई सोल्यूट वाटर से भी ज़्यादा रीअब्सॉर्ब हो गया, जारी बात है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगी जैसा कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स। और अगर वाटर बहुत ज़्यादा रीअब्सॉर्ब हो रहा है, सोल्यूट थोड़ा रीअब्सॉर्ब हो पा रहा है, तो जारी बात है उस सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी ट्यूब्यूल में, जैसा कि क्रेटिनिन हो गया और यूरिया हो गया। ये सारी बातें क्लियर हो गई। फिर आते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स। लो जो ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह से हम इतने तंग आए हुए होते हैं, ना सिर्फ हम उनको रीअब्सॉर्ब नहीं करते बल्कि हम उनको सिक्रीट भी कर देते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ वो यहाँ से फिल्टर हुए थे ना, फिल्टर होने के बाद हम कहते हैं रीअब्सॉर्ब तो तुम्हें नहीं करना, उल्टा हमारे से भी और ले लो, हम सिक्रीशन भी कर देते हैं और उनको वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ हमने देख लिया। अच्छा, उसके अलावा जो ड्रग्स होते हैं पोटेंशियली हार्मफुल ड्रग्स, टॉक्सिन्स, उनको भी हम इसी तरह सिक्रीशन के थ्रू बॉडी से निकालते हैं। कई दफ़ा डॉक्टरों को मसला बन जाता है कि हमने दवाई दी थी और किडनी ने सारी दवाई निकाल दी, तो ये आपके लिए थेरेप्यूटिकली कभी मसला भी बन सकता है। इसी तरह एक और मिसाल है पैरामाइनो हिप्यूरिक एसिड। ब्लड में जितना आता है ना पैरामाइनो हिप्यूरिक एसिड, जिस तरह मिसाल के तौर पे 100 ग्राम आया था उसमें से मिसाल के तौर पे 50 ग्राम जो है वो फिल्टर आउट हो गया, बाकी 50 ग्राम ब्लड में रह गया, तो बाकी 50 ग्राम भी हम कोशिश करते हैं किसी तरह सिक्रीट करके किसी ना किसी तरह हम निकाल दें। तो जितना पैरामाइनो हिप्यूरिक एसिड आता है उसमें से 90% ऑफ द पैरामाइनो हिप्यूरिक एसिड हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं, यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं। अगर 100 ग्राम आया था ना, 50 ग्राम यहाँ पे निकला था, बाकी 40 ग्राम यहाँ से निकाल के 90 ग्राम हमने ज़ाया कर दिया। इतना ज़्यादा इफेक्टिवली हम इसको बॉडी से निकाल सकते हैं। गुडों की बात, यहाँ तक डिस्कशन थी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की।
उसके बाद आता है हमारे पास लूप ऑफ हेनलेज। लूप ऑफ हेनले में आपको पता है 3 तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक आपके पास होते हैं थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, थिन असेंडिंग लिम्ब और थिक असेंडिंग लिम्ब। ये जो थिन लिम्ब्स हैं इनमें जारी बात है बहुत पतली वॉल होगी, इनकी वॉल में ब्रश बॉर्डर नहीं होगा, इनकी वॉल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो कर नहीं सकते। अब ये जो थिन डिसेंडिंग लिम्ब है जारी बात है सोल्यूट्स वगैरह की तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गई तो हो गई, एक्टिव वगैरह नहीं होगी। यहाँ पे तो पता है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है सोडियम की, एटीपी यूज़ करके सोडियम को रिअब्सॉर्ब करवा देता है। यहाँ पे वो सीन इतना नहीं हो सकेगा। अलबत्ता वाटर के लिए ये बहुत परमिएबल है, वाटर की रिअब्सॉर्प्शन यहाँ पे धड़ाधड़ होती चली जाती है। जब वाटर की रिअब्सॉर्प्शन होती चली जाएगी तो जारी बात है ये वाला एरिया में यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगा। डन है, ये होगा थिन डिसेंडिंग लिम्ब। थिन असेंडिंग लिम्ब फारिक क्रॉस, इसमें कोई खास बात नहीं है, ये वाटर के लिए इतना परमिएबल नहीं होता और सोल्यूट्स के लिए भी नहीं है इतना। थिक असेंडिंग लिम्ब, इसके सेल्स में बहुत माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ये करता क्या है बेसिकली, इसकी जो लुमिनल मेम्ब्रेन है ना वो बेसोलेटल मेम्ब्रेन है ना वो सोडियम को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल बजाय सेल में सोडियम बहुत थोड़ा हो गया। अब ट्यूबुलर लुमेन से सोडियम बहुत बेताब है अंदर आने के लिए। यहाँ पे ऐसी प्रोटीन होती है जो कि सोडियम के साथ तीन और मॉलिक्यूल्स को ले आती हैं। तो यहाँ पे खास प्रोटीन है जिसका नाम होता है 1 सोडियम 2 क्लोराइड 1 पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर। ये देखिए 1 सोडियम 2 क्लोराइड 1 पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर, ऐसा को ट्रांसपोर्टर है जो कहता है सोडियम अंदर जाने के लिए बेताब है, मैं सोडियम का फायदा उठाऊंगा और 2 क्लोराइड और पोटेशियम, इनके साथ 2 क्लोराइड और 1 पोटेशियम भी अंदर चले जाते हैं। अच्छा, अब कुछ डाययूरेटिक्स यानी यूरिन बढ़ाने वाले ड्रग्स होते हैं जो कि इस प्रोटीन को इनहिबिट करते हैं। जब ये प्रोटीन इनहिबिट होती है तो ये सारा कुछ रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाता, वाटर भी कम रीअब्सॉर्ब होगा, यानी कि यूरिन की एक्सक्रीशन इंक्रीज कर देगी। कौन से ऐसे डाययूरेटिक्स होते हैं, फ्यूरोसेमाइड हो गया, एथाक्रानिक एसिड हो गया और बेमेटानाइड हो गया, ये सारे इसी को इनहिबिट करके यूरिन को इंक्रीज करते हैं। टर्नों के बाद अच्छा देखिएगा, वैसे तो देखो तो 2 पॉजिटिव आयन और 2 नेगेटिव आयन अंदर आ रहे हैं तो यानी कि चार्ज सेम रहना चाहिए, लेकिन होता ये है कि कुछ पोटेशियम जो है वो बैक लीक कर जाता है। तो जब 2 पॉजिटिव आयन और 2 नेगेटिव आयन गए और कुछ पॉजिटिव आयन वापस आ गए तो जाहिर बात है इस जगह पे आके पास पॉजिटिविटी हो जाएगी। जब इस जगह पॉजिटिविटी होगी तो यहाँ के पॉजिटिव आयन जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ के पॉजिटिव आयंस महसूस करेंगे कि हमें इस तरफ जाना चाहिए। तो ये पॉजिटिव आयंस डिफ्यूजन के थ्रू यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बैक लीक ऑफ पोटेशियम आयंस की वजह से एक पोटेंशियल वो बन जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है। गुड हो गई बात। अब यहाँ पे ये आपके पास पूरा सेगमेंट है यानी कि थिक असेंडिंग लिम्ब है, इसमें हमने देखा ये सारे आयंस वगैरह तो अंदर जा रहे हैं और वाटर नहीं अंदर जा रहा। जाहिर सी बात है जब सोल्यूट रीअब्सॉर्ब होगा और वाटर नहीं रीअब्सॉर्ब होगा तो आपके पास जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट होता चला जाएगा। तो इस सारे सेगमेंट में सोल्यूशन डाइल्यूट होता चला जाता है। डिस्टिल्ड ट्यूब्स में भी सोल्यूशन मजीद डाइल्यूट ही होता है, क्योंकि इसलिए इसको भी हम डाइल्यूटिंग सेगमेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास मुख्तलिफ सोल्यूट्स जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर वगैरह होते हैं, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन, क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन और वाटर यहाँ पे भी ज़्यादा रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाता। अच्छा, फिर कुछ होते हैं थायाजाइड डाइयूरेटिक्स यानी यूरिन बढ़ाने वाले ड्रग्स। ये थायाजाइड डाइयूरेटिक्स डिस्टिल्ड ट्यूब्यूल में सोडियम और क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन को रोकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ डाइयूरेटिक्स की मुख्तलिफ साइड्स ऑफ एक्शन है। फिर आता है हमारे पास लेट डिस्टिल्ड ट्यूब्यूल्स और कॉर्टिकल कोलेक्टिंग डक्ट्स। इन दोनों जगहों पे 2 तरह के सेल्स होते हैं, नंबर 1 प्रिंसिपल सेल्स और नंबर 2 इंटरकैलेटेड सेल्स। प्रिंसिपल सेल्स में होता ये है कि आपके पास बेसोलेटल मेम्ब्रेन पे सोडियम की अब्जॉर्प्शन और पोटेशियम को निकालना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जितने ज़्यादा आपके पास प्रिंसिपल सेल्स काम करेंगे उतना सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा और पोटेशियम निकलेगा। प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा होगा तो प्रिंसिपल सेल्स ज़्यादा काम करेंगे। हम बचपन से देखते हैं एल्डोस्टेरॉन सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन में रोल प्ले करता है, यहाँ पे आप देखते हैं एल्डोस्टेरॉन सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन में रोल प्ले कर रहा है। और अगर बॉडी में पोटेशियम इंक्रीज कर जाए जाहिर बात है एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा ताकि ज़्यादा पोटेशियम को निकाला जा सके। गुड हो गई बात। यहाँ भी कुछ डाययूरेटिक्स हमें डिस्कस करना है। हमारे पास यहाँ पे होते हैं पोटेशियम स्पिरिट डाययूरेटिक्स, यानी ऐसे डाययूरेटिक्स जो बॉडी के अंदर पोटेशियम को बचा के रखते हैं लेकिन यूरिन को इंक्रीज करते हैं। किस तरह से करते हैं ये वाला काम, यहाँ हमने पोटेशियम को बचाना है। ठीक है, कुछ डाययूरेटिक्स जिस तरह स्पाइरोनोलैक्टोन या एपिलेजोनोन, ये डाययूरेटिक्स एल्डोस्टेरॉन को इनहिबिट करते हैं, एल्डोस्टेरॉन को काम नहीं करने देते। तो एल्डोस्टेरॉन जो पोटेशियम को निकाल रहा था वो नहीं निकाल सकेगा, पोटेशियम बच गया। दूसरे एमिलोराइड और ट्राइएमेट्रिन, ये क्या करते हैं, ये कहते हैं खैर है तुम बेसोलेटल मेम्ब्रेन पे ये काम कर लो, पोटेशियम को सेल के अंदर भेज दो, लेकिन जिन चैनल्स के थ्रू पोटेशियम ने लुमेन में जाना था ना उन चैनल्स को यहाँ पे बंद कर देते हैं। वो चैनल्स कम कर देते हैं। जब चैनल्स बंद हो गए तो चाहे पोटेशियम सेल में आ जाए, पोटेशियम आगे लुमेन में नहीं जा पाता, यूरिन में वेस्ट नहीं हो पाता। तो ये एमिलोराइड और ट्राइएमेट्रिन पोटेशियम चैनल्स को बंद करते हैं और स्पाइरोनोलैक्टोन और एपिलेरोनॉन एल्डोस्टेरॉन को ही इनहिबिट कर देते हैं। गुड होगी बात। तो हमने पोटेशियम को बचा लिया, अलबत्ता डाययूरेटिक्स है, बाकी सारी बातें यूरिन की एक्सक्रीशन तो बढ़ेगी, लेकिन पोटेशियम को हमने बचा लिया। फिर आते हैं जनाब हमारे पास इंटरकैलेटेड सेल्स, यानी कि इन 2 ट्यूब्यूल्स में एक प्रिंसिपल सेल होते हैं जो डिटेल देख ली, फिर इंटरकैलेटेड सेल्स। इंटरकैलेटेड सेल्स 2 तरह के होते हैं, एक टाइप ए और टाइप बी। जो टाइप ए सेल्स होते हैं वो हाइड्रोजन को एक्टिवली निकालते हैं। आप देख सकते हैं टाइप ए सेल्स एटीपी के हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन एटीपेज पंप। उसके अलावा को निकालने के साथ पोटेशियम रीअब्सॉर्ब भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन को हम निकालते हैं। अच्छा, वैसे आप सोचेंगे पहले प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में भी तो हम हाइड्रोजन को निकाल रहे थे ना काउंटर ट्रांसपोर्ट के तहत, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ एटीपी नहीं यूज हुई थी बल्कि सोडियम के मरहूने मिन्नत सोडियम का एहसान लेके आ रहे थे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बहुत थोड़े कंसंट्रेशन रीजन के अगेंस्ट आ सकती है ज़्यादा कंसंट्रेशन में, लेकिन थोड़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो आएगी। और यहाँ पे
बहुत बड़ा कंसंट्रेशन डिफरेंस भी हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हुई, तो भी हम एटीपी को यूज़ करके हाइड्रोजन को भेज सकते हैं। तो ये हमारे प्रिंसिपल सेल्स का फ़ायदा होता है। क्या होता है बेसिकली सेल के अंदर आप देखते हैं कि ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक करता है, हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट बनता है, हाइड्रोजन को यूरिन में निकाल दिया हमने और बाइकार्बोनेट वापस चला गया ब्लड में। ये आगे पास देख सकते हैं एक एक्सचेंजर है जिसमें बाइकार्बोनेट बाहर जा रहा है और क्लोराइड अंदर आ रहा है। गुडो की बात, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, ये तो हो गए टाइप ए सेल्स। फिर इंटरकलेटेड सेल्स मैंने बताया दो तरह के होते हैं, एक टाइप ए और एक टाइप बी। टाइप ए हाइड्रोजन को यूरिन में निकालते हैं, यानी बॉडी से एसिडिटी को कम करते हैं। डालो के बाद तो ये खास तौर पे एसिडोसिस में यूज होते हैं ताकि बॉडी की एसिडिटी को कम किया जा सके। और टाइप बी सेल्स उल्टा काम करते हैं। टाइप बी सेल्स बाइकार्बोनेट को निकालते हैं, हाइड्रोजन को वापस ब्लड में लेके जाते हैं। डालो की बात, तो यहाँ पे होगा क्या, जो प्रोटीन्स लुमिनल मेम्ब्रेन में लगी हुई थी ना टाइप ए में, वही प्रोटीन्स वही कैरियर्स बेजोलेटरल साइड पे लगी होंगी। तो पहले हाइड्रोजन लुमिन में जा रहे थे, अब हाइड्रोजन आपके ब्लड में जा रहे हैं। पहले बाइकार्बोनेट ब्लड में जा रहा था, अब बाइकार्बोनेट आपके लुमिन में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल मतलब रिवर्स हो गई हैं। अब ये देखिएगा, यहाँ पे जो क्लोराइड बाइकार्बोनेट चैनल होता है, इस यहाँ भी था लेकिन यहाँ पे बेजोलेटरल मेम्ब्रेन पे लगा हुआ था, यहाँ पे लुमिनल में लगा हुआ है। तो टाइप बी सेल्स में जो क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर लगा हुआ होता है उसको नाम देते हैं हम पेंड्रेन। क्लियर हो के बाद, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी वाली चीज़ नहीं है। हमने देख लिया किस तरह से ये आपके पास एल्कलॉसिस में काम आते हैं क्योंकि ये बाइकार्बोनेट को निकाल रहे हैं, और ये एसिडोसिस में काम आते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं। ओके जी। उसके अलावा ये दोनों डिस्टल ट्यूब्यूल और दूसरे ट्यूब्यूल भी यानी ये जो हम पढ़े ना, लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये दोनों आपके पास यूरिया के लिए कम्प्लीटली इम्परमिएबल होते हैं। ये दोनों वाटर को रीअब्सॉर्ब करते हैं लेकिन एडीएच पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं एडीएच पर डिपेंड करते हैं, वाटर को रीअब्सॉर्ब करते हैं। ये दोनों आपके पास एल्डोस्टेरॉन के असर में सोडियम को रीअब्सॉर्ब करते हैं क्योंकि प्रिंसिपल सेल्स आपको पता है दोनों के अंदर ही हैं, और ये दोनों आपके पास हाइड्रोजन को बॉडी से निकालने की सलाहियत रखते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है टाइप ए सेल्स दोनों के अंदर ही होते हैं। तो ये हमने देख लिया कि कुछ सिमिलरिटीज पर आते हैं। मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स, मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स में भी वाटर की रीअब्सॉर्प्शन एडीएच पे डिपेंड कर रही होगी, लेकिन यहाँ पे खास बात ये कि इनमें यूरिया ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। यहाँ पे यूरिया ट्यूब्यूल से बाहर जरूर निकलती है, तो क्यों निकलती है वो आगे जाके देखेंगे चैप्टर नंबर 29 में। उसके अलावा जिस तरह से आपके पास ये दोनों ट्यूब्यूल्स हाइड्रोजन को निकालने में रोल प्ले करती हैं, एसिड बेस बैलेंस में रोल प्ले करती हैं, उसी तरह से मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स भी एसिड बेस बैलेंस में रोल प्ले करती है क्योंकि ये भी हाइड्रोजन को निकाल सकती हैं। डालो की बात, फिर यहाँ पे उन्होंने देखा हुआ कंसंट्रेशन डिफरेंसेस, जो चीज़ें बहुत जल्दी रीअब्सॉर्ब हो गई, ग्लूकोज अमीनो एसिड देखते हैं उसकी कंसंट्रेशन बहुत जल्दी डिक्रीज कर गई, और बाकियों की कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही होगी वाटर पे। अगर किसी सेगमेंट में वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो जाहिर बात है सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। किसी जगह वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, सोल्यूट रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, जाहिर बात है वहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जाएगी, जैसे कि थिक असेंडिंग लिम्ब में। ठीक है बात, तो ये सारी चीज़ें। पोटेशियम की यहाँ पे क्यों इंक्रीज करी है, हमें पता है कलेक्टिंग डक्ट्स में और लेट डिस्टल में पोटेशियम की सिक्रीशन हो रही थी, याद है ना, पोटेशियम की उल्टा सिक्रीशन हो रही थी, तो सिक्रीशन की वजह से पोटेशियम कंसंट्रेशन बढ़ रही है लुमेन में। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अब आते हैं रेगुलेशन ऑफ ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन की तरफ। सबसे पहले आता है ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस। जब फिल्ट्रेट इंक्रीज करता है यानी ट्यूब्यूल्स के अंदर ज़्यादा फिल्ट्रेट आता है तो ट्यूब्यूल्स ज़्यादा प्रेशर महसूस करती हैं और रीअब्सॉर्प्शन को भी इंक्रीज कर देती हैं। तो हमारे पास यूरिन रेगुलेट रहता है, यानी कि फिल्ट्रेट इंक्रीज करने से यूरिन इंक्रीज नहीं होता, फिल्ट्रेट इंक्रीज हुआ, हमने रीअब्सॉर्प्शन भी इंक्रीज कर दी, तो शुक्र है। और ये जो रीअब्सॉर्प्शन इंक्रीज हुई है सिर्फ इसलिए क्योंकि ज़्यादा फिल्ट्रेट आया, ज़्यादा प्रेशर महसूस किया हमने, कहा चलो ज़्यादा निकल जाए। इसमें कोई हार्मोन्स का काम नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ हार्मोन्स होता है। दोनों की बात, तो ये ज़ाहिर सी बात है, ये आपके पास बहुत अच्छी रेगुलेशन है। डिस्टल ट्यूब्यूल में हम कभी भी बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं जाने देते क्योंकि अगर ज़्यादा फ्लूइड फिल्टर हुआ भी है तो हम रीअब्सॉर्प्शन भी बढ़ा देते हैं। डिस्टल ट्यूब्यूल में एक मॉडरेट फ्लूइड ही आता है। डिस्टल ट्यूब्यूल में कभी ज़्यादा आ भी जाए, यहाँ मैक्यूला डेंसा आपको पता है इफरेंट आर्टरी की कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाता है और जीएफआर को कंट्रोल करता है, तो ये दोनों सिस्टम्स मिलकर अल्टीमेटली यूरिन को कंट्रोल में रखते हैं। ऑल राइट, उसके बाद हम देखते हैं पेरिटोबुलर कैपिलरीज और रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या फिजिकल फोर्सेस होती हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई रीअब्सॉर्प्शन होती है तो लुमेन से रीअब्सॉर्प्शन होती है रीनल इंटरस्टिशियम में और इंटरस्टिशियम से जाती है पेरिटोबुलर कैपिलरीज में। तो यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, यहाँ पे चार फोर्सेस होती हैं। नंबर एक, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ पेरिटोबुलर कैपिलरीज, जो जाहिर बात है बाहर की तरफ को, यानी कि रीअब्सॉर्प्शन तो होती है ना ब्लड के अंदर की तरफ, ये रीअब्सॉर्प्शन के अगेंस्ट जाएगा ऑफ कोर्स। दूसरी होती है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये जाहिर बात है रीअब्सॉर्प्शन को सपोर्ट करेगा। तीसरा होता है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ पेरिटोबुलर कैपिलरी, रीअब्सॉर्प्शन को सपोर्ट करेगा। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड रीअब्सॉर्प्शन को माइनस करेगा, मतलब उसके अगेंस्ट है। तो दो फोर्सेस रीअब्सॉर्प्शन के अगेंस्ट हैं, दो उसके हक में है। टोटल अगर हम इनको कैलकुलेट करें, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो पता चलता है कि देखो 32 + 6 हो जाएगा 38 -13 -15, आंसर आता है हमारे पास 10 mmHg। तो टोटल 10 mmHg की फोर्स है जो कि अंदर की तरफ वाटर को फ्लो करवा रही है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 10 mmHg की वजह से रीअब्सॉर्प्शन होती चली जाती है। तो रीअब्सॉर्प्शन में पहली चीज़ क्या आती है, कितनी फोर्स लग रही है। दूसरी चीज़ क्या आती है, इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कितनी है। तो रीअब्सॉर्प्शन ऑलवेज डिपेंड कर रही होती है आपके पास परमेबिलिटी कोएफिशिएंट और नेट रीअब्सॉर्प्टिव फोर्स के ऊपर। क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये जो हमने फोर्सेस डिस्कस किए हैं, क्या ये फोर्सेस कभी चेंज भी हो सकती हैं? बिल्कुल चेंज हो सकती है। कैसे? अगर आर्टीरियल प्रेशर बढ़ गया तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द कैपिलरी इंक्रीज कर गई ना,
जाहिर सी बात है। उसके अलावा अगर कभी इफरेंट आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो गए, ये देखो इफरेंट आर्टरीज की कंस्ट्रक्शन होगी तो ग्लोमेरुला में ब्लड जमा होगा और यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इन दोनों तरीके से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी इंक्रीज कर सकती है। उसके अलावा कोलोइडोस्मोटिक प्रेशर भी चेंज होता है। कैसे? अगर आपकी ब्लड के अंदर ज़्यादा प्रोटीन हो जाए, कम प्रोटीन हो जाए तो कोलोइडोस्मोटिक प्रेशर चेंज होता है। और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन चेंज होने से, जैसे मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे इफरेंट आर्टरीज कंस्ट्रक्ट कर जाएं, यहाँ पे ब्लड जमा होना शुरू हो जाए और प्लाज्मा बहुत ज़्यादा फिल्टर आउट हो जाए, जाहिर बात है अगर किसी सोल्यूट में से आप सॉल्वेंट को बहुत ज़्यादा फिल्टर आउट कर दोगे तो वो सोल्यूट बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज करने से भी आपके पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में जाने वाले ब्लड की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है और यहाँ पे कोलोइडोस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड चेंज हो जाता है। हमने देखा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड भी चेंज हो जाता है, कोलोइडोस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड भी चेंज हो जाता है। मेम्ब्रेन्स की खसूसियात यानी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की परमेबिलिटी कोएफिशिएंट भी चेंज हो सकता है, सेम भी रह सकता है, चेंज भी हो जाता है। अच्छा, रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो फोर्सेज है क्या वो भी चेंज हो सकती हैं? वो हो सकती हैं, लेकिन उनकी चेंजेस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी पे ही डिपेंड कर रही होती हैं। इसी सी बात है, देखो लुमेन से सोल्यूट वगैरह आएगा रीनल इंटरस्टिशियल में, अगर तो इंटरस्टिशियल से आगे वो चला गया पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी रिअब्सॉर्ब कर लिया तो और से और आता जाएगा। अगर वो सोल्यूट को नहीं रिअब्सॉर्ब करेगा तो सोल्यूट वापस लुमेन में चला जाएगा। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल में आने वाला फ्लूइड के पास दो ही रास्ते होते हैं, या ब्लड में चला जाए या वापस चला जाए। तो इसमें क्या चीज़ कितनी रिअब्सॉर्ब हो रही है सारा को डिपेंड करता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में। अगर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी इसमें से रिअब्सॉर्प्शन करता जाएगा, जाहिर बात है इसमें प्रेशर वगैरह कम रहेगा और ये यहाँ से रिअब्सॉर्प्शन इंक्रीज कर लेगा। अगर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी रिअब्सॉर्प्शन नहीं करता तो ये बेचारा मजबूर है, फिर ये फ्लूइड को वापस भेजा चला जाएगा। तो इसका जो भी फोर्सेज है ना वो ज़्यादातर डिपेंड कर रही होती हैं इसी के ऊपर, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी पर डिपेंड कर रही होती हैं। अच्छा, फिर देखते हैं आर्टीरियल प्रेशर का यूरिनरी आउटपुट पर क्या कंट्रोल होता है। तो जी आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज करने से यूरिन की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। ठीक है, कैसे भाई? हमने तो पहले कहा था कि आर्टीरियल प्रेशर को आप चाहे जितना मर्जी मतलब आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ाने से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हम नहीं बढ़ाते। क्यों? अब एक जस्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस होता है, मैक्यूलर डेंसा देखता है कि भाई जीएफआर बढ़ रहा है, इफरेंट आर्टरी को कंस्ट्रक्ट करते हैं और हम जीएफआर को कंट्रोल कर लेते हैं। तो आर्टीरियल प्रेशर के बढ़ने से भी जीएफआर कंट्रोल हो सकता है। तो फिर भाई आर्टीरियल प्रेशर के बढ़ने से यूरिन क्यों बढ़ रहा है? पहली बात, हो सकता है कि जो आप जीएफआर कंट्रोल करते थे आपका जीएफआर का कंट्रोल खराब हो गया। ठीक है, पहली रीजन जीएफआर का कंट्रोल खराब हो गया। दूसरी बात, हो सकता है जीएफआर तो आपने नॉर्मल ही रखा लेकिन आर्टीरियल प्रेशर के बढ़ने की वजह से रीअब्जॉर्प्शन कम हो गई। ठीक है, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में प्रेशर ज़्यादा था तो इन्होंने रीअब्जॉर्प्शन सही से की नहीं। जब रीअब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगी तो जाहिर बात है यूरिन ज़्यादा बन जाएगा। दो रीजन होगी। तीसरी रीजन, आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से एंजियोटेंसिन थोड़ा बनता है। जब एंजियोटेंसिन थोड़ा होगा तो रीअब्जॉर्प्शन थोड़ी होगी, यूरिन ज़्यादा बन जाएगा। चौथी चीज़, आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है ना वो अपनी जगह बदल लेते हैं, यानी वो ट्रांसप्रोटीन्स जो यहाँ पे आपके पास लुमिनल मेम्ब्रेन पे थी और रीअब्जॉर्प्शन वाले सब्सटेंसेस उनमें से होके आ रहे थे, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मेम्ब्रेन से उतर के साइटोप्लाज्म में आ जाएंगी। जाहिर बात है रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। तो मुख्तलिफ तरीकों से आर्टीरियल प्रेशर का इंक्रीज करना यूरिन की फॉर्मेशन को बढ़ा सकता है। ओके होगी बात। ये तो हमने देखी है ओवरऑल यूरिन की फॉर्मेशन। अब कई दिन होता है हमने प्रिसाइज कंट्रोल करना होता है, यार सिर्फ सोडियम की एक्सक्रीशन को बढ़ाओ या सिर्फ सोडियम को बचा लो या सिर्फ कैल्शियम को बॉडी में बचाओ बाकी यूरिन जाने दो। तो इसके लिए फिर हमारे पास हार्मोन होते हैं जो हार्मोन्स पर्टिकुलर काम करते हैं। इस तरह मिसाल के तौर पर सबसे पहले देखते हैं एल्डोस्टेरोन को। एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है आपको पता है? एल्डोस्टेरोन प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर काम करता है और प्रिंसिपल सेल्स से कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम को रीअब्सॉर्ब करो और ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम को बॉडी से निकाल दो। अगर कभी एल्डोस्टेरोन बॉडी में खराबी हो जाए, मतलब एल्डोस्टेरोन कम बन रहा है या बन ही नहीं पा रहा, लो जी एल्डोस्टेरोन नहीं बन पा रहा, तो सारी वजह सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकेगा, पोटेशियम बॉडी से नहीं निकल सकेगा। लेकिन सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाने के लिए और हार्मोन्स भी होते हैं। ठीक है, तो आमतौर पे सोडियम का इतना मसला नहीं होता, हाँ पोटेशियम का बहुत मसला होता है। इसलिए हम कहते हैं कि एल्डोस्टेरोन इज इवन मोर इंपॉर्टेंट एज अ रेगुलेटर ऑफ पोटेशियम कंसंट्रेशन। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब एल्डोस्टेरोन रिलीज कब होगा? जाहिर सी बात है जब हम सोडियम को रीअब्सॉर्ब करना चाहते हैं तब एल्डोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज होगा। यानी कि जब भी बॉडी में सोडियम डिक्रीज़ किया हुआ होगा, वाटर डिक्रीज़ किया हुआ होगा, प्रेशर कम हुआ होगा, प्रेशर कम होने में एंजियोटेंसिन 2 वगैरह रिलीज होते हैं ना, तो एंजियोटेंसिन 2 रिलीज हुआ होगा तो एल्डोस्टेरोन आएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम को रीअब्सॉर्ब किया जा सके और बॉडी के ब्लड लेवल्स को मेंटेन किया जा सके। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम निकाला जा सके। तो एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन 2 की वजह से भी रिलीज होता है और एल्डोस्टेरोन आपके पास पोटेशियम के बढ़ने की वजह से भी रिलीज होता है। अच्छा, एल्डोस्टेरोन कई दफ़ा बीमारियों की वजह से ख़राब भी हो जाता है। मसलन आपका एड्रिनल ग्लैंड ख़राब हो जाए तो एल्डोस्टेरोन नहीं बन सकेगा। जाहिर बात है बहुत मसला बन जाएगा, पोटेशियम बॉडी के अंदर जमा होता चला जाएगा। या एड्रिनल ग्लैंड की ट्यूमर्स हो जाएँ तो एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बनेगा, इसमें भी मसला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सोडियम बॉडी में आ जाएगा और पोटेशियम ज़ाया होता चला जाएगा। तो जाहिर बात है बहुत सारी यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी जाती है। फिर आते हैं एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 आपको पता है रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? नंबर 1, एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करवाता है जिससे रीअब्जॉर्प्शन बढ़ती है। नंबर 2, एंजियोटेंसिन 2 इफरेंट आर्टरियोल्स को कंस्ट्रक्ट करवा देता है। ये जो इफरेंट आर्टरियोल्स हैं इनको कंस्ट्रक्ट करवाता है। इफरेंट आर्टरियोल्स को कंस्ट्रक्ट करवाने से दो तरीके से रीअब्जॉर्प्शन बढ़ती है। पहला तरीका तो ये जब इफरेंट आर्टरियोल्स कंस्ट्रक्ट होंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में थोड़ा ब्लड जाएगा, इनमें प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो ये
ये रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर लेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब ये कंस्ट्रक्ट करेगा तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज कर देगा। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बढ़ने की वजह से पेरिटोनियल कैपेसिटी में बहुत कंसंट्रेटेड ब्लड आएगा। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होने की वजह से भी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। दोनों तरीकों से रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। ओके बात। उसके अलावा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को एक्टिवेट करता है, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज को एक्टिवेट करता है, इन सारी चीज़ों को एक्टिवेट करके रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। एंजियोटेंसिन 2, ये बात सिंपल थी, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी वाली चीज़ नहीं थी। फिर आते हैं हमारे पास एडीएच। एडीएच वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? एडीएच V2 रिसेप्टर्स पे लग जाता है। V2 रिसेप्टर्स पे लग के ये साइक्लिक एएमपी फॉर्म करवाता है। साइक्लिक एएमपी जब फॉर्म होता है तो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता है, और प्रोटीन काइनेज की एक्टिवेशन की वजह से सेल्स की लुमिनल मेम्ब्रेन पे एक्वापोरेंट 2 बनते रहते हैं, एक्वापोरेंट 2 लगते हैं। जब ज़्यादा एक्वापोरेंट 2 लग जाएंगे तो वाटर की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ना सिर्फ वाटर को यहाँ से रीअब्जॉर्ब करवाता है, बल्कि बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से वाटर को फिर मजीद आगे ले जाने के लिए बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे एक्वापोरेंट 3 और एक्वापोरेंट 4 भी लगवाता है एडीएच। तो एडीएच इन एक्वापोरेंट्स को लगा के वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा लेता है। बहुत अच्छी बात होगी बात। फिर आता है एट्रियल नाइट्रिक यूरिटिक। अगर हार्ट के एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो एट्रियल नाइट्रिक यूरिटिक बनेगा, और एट्रियल नाइट्रिक यूरिटिक सोडियम और वाटर को बॉडी से एक्सक्रीट करवाता है। कैसे एक्सक्रीट करवाता है? क्योंकि ये इनकी रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देगा। जब इनकी रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट होगी, जारी बात है ये एक्सक्रीट होंगे। इसी तरह एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन को भी इनहिबिट करता है, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 भी रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा था ना, तो एंजियोटेंसिन 2 की भी फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीशन हो सके। और भाई एट्रियम क्यों चाह रहा है एक्सक्रीशन हो? सीधी सी बात है, एट्रियम ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा है, वो कहता है चलो एक्सक्रीशन होगी, ब्लड वॉल्यूम थोड़ा कम होगा तो बॉडी थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होता है, तो एट्रियल नाइट्रिक यूरिटिक भी एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। कई दफ़ा होता है आर्टीरियल प्रेशर बड़ा नहीं है, लेकिन हार्ट फेल हो गया है। जब हार्ट फेल होता है तो जाहिर सी बात है हार्ट के वेंट्रिकल सही पंपिंग नहीं कर पा रहे होते, एट्रियम में ब्लड जमा हो जाता है। एट्रियम में ब्लड जमा होता है तो एट्रियम को लगता है भाई प्रेशर बढ़ गया है, यूरिनरी एक्सक्रीशन बढ़ाओ। ये चीज़ हार्ट फेलियर के लिए फ़ायदेमंद है कि थोड़ा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, थोड़ा हार्ट के बर्डन कम हो जाए, हार्ट थोड़ी आसानी से काम कर पाए। हो सकता है ये आपके हार्ट फेलियर में फ़ायदेमंद साबित हो जाए। ऑलराइट। उसके बाद है पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है। बहुत सिंपल बात है, कोई डिफिकल्टी नहीं। फिर आ गया था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी आपकी यूरिन की फॉर्मेशन को कम करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम बढ़ सके और आर्टीरियल प्रेशर बढ़ सके। आपको पता है इसका काम आर्टीरियल प्रेशर बढ़ाना ही होता है। ये किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन को किस तरह से एक्सक्रीशन को कम करता है? नंबर 1, रीनल आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करता है। नंबर 2, एंजियोटेंसिन और रेनिन वगैरह को इंक्रीज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो और आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर सके। गुड के बाद फिर आते हैं हमारे पास क्लियरेंस मेथड। सबसे पहले क्लियरेंस की डेफिनेशन क्या होती है? हम ये चेक करते हैं कि जितना सोल्यूट 1 मिनट में निकल रहा है, ये सोल्यूट कितने प्लाज्मा में होना चाहिए था। मिसाल के तौर पे मुझे पता चला है कि जी 100 ml ऑफ प्लाज्मा में 2 ग्राम सोल्यूट होता है, ठीक है, और 1 मिनट में 4 ग्राम सोल्यूट निकल रहा है, तो मैं कहूँगा इसका मतलब है 1 मिनट में 200 ml ऑफ प्लाज्मा क्लियर हो रहा है। क्योंकि 100 ml प्लाज्मा में 2 ग्राम होता था, 200 ml में 4 ग्राम होगा, तो यानी कि प्लाज्मा क्लियर, यहाँ पे क्लियरेंस ऑफ दिस सोल्यूट होगी 200 ml पर मिनट, यानी प्लाज्मा का तकरीबन 200 ml आप क्लियर कर सकते थे जितना सोल्यूट आपने निकाल दिया है। ये होती है आपके पास क्लियरेंस। क्लियरेंस का जो फार्मूला हो गया, मैं इन चीज़ों की डिटेल्स में अब नहीं जाऊँगा, वैसे डिटेल वीडियो में ये सारा कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, फिर आती है कुछ सब्सटेंसेज जो सब्सटेंसेज ना रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं ना सिक्रीट हो रहे हैं। आमतौर पे होता है ना भाई, कोई सब्सटेंस यहाँ से फिल्टर आउट हुआ, फिर उसकी कुछ रीअब्जॉर्प्शन हो गई, कुछ सिक्रीशन हो गई, अल्टीमेटली एक्सक्रीट हो गया। वो सब्सटेंसेज जो कि ना रीअब्जॉर्ब होते हैं ना एक्सक्रीट होते हैं, उनकी जो क्लियरेंस है दैट इज इक्वल टू देयर GFR। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिस तरह के मिसाल के तौर पर इनुलिन हो गया, इनुलिन की क्लियरेंस से हम GFR निकाल सकते हैं। इनुलिन प्लांट्स वगैरह में पाया जाता है, इसलिए अगर हमने निकालनी हो ना तो पहले हम बंदे के खून में इनुलिन इंजेक्ट करते हैं, फिर इनुलिन की क्लियरेंस चेक करते हैं और सारा कुछ। अब यार इनुलिन में इतनी मुश्किलें हो रही हैं तो आप कोई और चीज़ यूज़ करो, जैसे मिसाल के तौर पर क्रेटिनिन है, तो क्रेटिनिन बॉडी के अंदर खुद से बनता है, हम इसको भी यूज़ करते हैं GFR कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन क्रेटिनिन का मसला ये है, ये ना थोड़ा बहुत सिक्रीट हो जाता है, ठीक है, मैंने कहा था आइडियली ना सिक्रीट होता हो ना रीअब्जॉर्ब होता हो, ये थोड़ा बहुत सिक्रीट हो जाता है जिसकी वैल्यू हमारी थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना, ब्लड में क्रेटिनिन लेवल कैलकुलेट करते हैं तो वो भी थोड़ा ज़्यादा आता है, तो इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है और अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो काफ़ी हद तक बराबर हो जाता है। तो हम क्रेटिनिन की मदद से भी GFR कैलकुलेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, जो भी सोल्यूट जो ना रीअब्जॉर्ब होता ना सिक्रीट होता, उस सोल्यूट की क्लियरेंस इज इक्वल टू GFR। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके अलावा कोई ऐसा सोल्यूट हो जो कि जितना आता है सारा का सारा निकल जाता है। क्या मतलब हुआ? यानी कि प्लाज्मा में आया था 100 ग्राम्स, उसमें ज़ाहिर बात है फिल्टर आउट तो हो चुका सिर्फ 50 ग्राम्स, बाकी सिक्रीशन के थ्रू निकल जाएगा, लेकिन जितना भी प्लाज्मा में आया था सारा का सारा निकल जाए। ऐसा सोल्यूट अगर हो तो उस सोल्यूट की क्लियरेंस इज इक्वल्स टू द रीनल प्लाज्मा फ्लो। जो सोल्यूट ना रीअब्जॉर्ब होता ना सिक्रीट, उसकी क्लियरेंस इज इक्वल्स टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और जो सोल्यूट जितना आए सारा निकल जाए उसकी क्लियरेंस इज इक्वल्स टू रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो इस तरह से हम रीनल प्लाज्मा फ्लो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सारी उन्होंने एग्जाम्पल से बात एक्सप्लेन की हुई है। अच्छा जी, उसके अलावा फिर देखिएगा, हाँ,
जब आपको रीनल प्लाज्मा फ्लो का पता चले, यानी पता चले कितना प्लाज्मा आ रहा है, तो बस फिर हमें अगर कोई हेमाटोक्रिट बता दे, यानी आरबीसी की परसेंटेज बता दे, तो हम बता देंगे कि यहाँ पे ब्लड कितना आ रहा है। सीधी बात है, अगर आपको प्लाज्मा भी पता चल गया और हेमाटोक्रिट पता चल गया तो आप रीनल ब्लड फ्लो भी बता सकते हो। क्लियर होगी बात। अच्छा, उसके अलावा हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बताया फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी कैलकुलेट हो जाएगी। कोई मुझे बताया 1000 ml आया था, 100 ml निकल गया, तो मैं बता दूंगा भाई फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू 100/1000 यानी कि 0.1। तो ये एक फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी कैलकुलेट हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की जो क्लियरेंस है ना, वो हम चेक कर, उनसे हमें पता चल सकता है कि ये सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब हुआ है या सिक्रीट हुआ है। क्या मतलब, देखो पहले हमने निकाल ली इनोलिन की क्लियरेंस, ठीक है, इनोलिन की क्लियरेंस आ गई मिसाल के तौर पे 100 ml, हमें पता चल गया कि भाईजान 100 ml इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब कोई सब्सटेंस है उसकी क्लियरेंस इससे ज़्यादा आ रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि भाईजान सब्सटेंस इतना फिल्टर आउट तो नहीं हुआ, फिल्टर आउट तो नहीं पता 100 ml ही हुआ है, इसका मतलब है ये सब्सटेंस सिक्रीट हुआ है। तो जिसकी क्लियरेंस इनोलिन से ज़्यादा होगी वो सब्सटेंस ट्यूब्यूल से गुजरते हुए सिक्रीट हुआ है, और जिसकी क्लियरेंस इनोलिन से कम होगी हमें पता चल जाएगा कि वो सब्सटेंस फिल्टर आउट होने के बाद कुछ ना कुछ रीअब्सॉर्ब हुआ है। तो हमें पता चल सकता है रीअब्सॉर्प्शन का और सिक्रीशन का। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।